गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेडिंग डालो आप लोग, लिखो बेटा। आज न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे ये बायोट सेवर्ट लॉ की ही एक तरीके से एप्लीकेशंस के अंदर आता है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एम्पियर सर्किटल लॉ। लिखो बेटा, एम्पियर एम्पियर सर्किटल सर्किटल लॉ। सारे बच्चे लिखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, ऑल ऑफ यू। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा बेटा। एम्पियर सर्किटल लॉ डैश करके लिखो। एम्पियर सर्किटल लॉ लिख लिया। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर सर्किटल थ्योरम भी इसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर आप लॉ लिखते हो या कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो तो सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरम लिखते हो तो उसकी स्टेटमेंट लिखो बेटा। स्टेटमेंट पहले लिख लो, फिर उसको मैं समझाता हूं। लिखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, according to लिखो, according to एम्पियर सर्किटल लॉ, according to एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा बेटा। ये सर नो आवाज आ रही मेरी? ओके, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, द लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन तीन तरीके का इंटीग्रेशन होता है, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। व्हेन एनी वेक्टर क्वांटिटी इज इंटीग्रेटेड अलोंग टू द लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रेशन। किसी भी वेक्टर को अगर आप किसी लाइन के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, पहले भी मैं इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं, तो क्या लिखेंगे? द लाइन इंटीग्रेशन, the line integration, the line integration of magnetic field, the line integration of magnetic field around a closed path, the line integration of magnetic field around a closed path, the line integration of magnetic field around a closed path is mu naught times of the line integration of magnetic field around a closed path is mu naught times of current enclosed by the E N C L O S E D, current enclosed by the path, सबने लिखा? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज mu naught times of current enclosed by the path. The line integration of magnetic field around a closed path is mu naught times of current enclosed by the path. Right? Most important. This theorem बहुत important theorem है बेटा, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा? mu naught times of current enclosed by the path। लिखा सबने? That is क्या मतलब हुआ इसका? इसी को अगर हम मैथमेटिकल, वैसे ये भी जो लिखा है ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूले को ही दिखा रहे हैं। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, देखो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास हो गया। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब हो गया B डॉट DL, क्लियर हो गया। और यहाँ पर L लिख दें तो ये लाइन इंटीग्रेशन को दिखाएगा। अगर यहाँ पर S लिख देते तो सरफेस इंटीग्रेशन का इंडिकेशन हो जाता, ठीक है। V लिख देते तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन B डॉट DL। अब पाथ कैसा है? क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड पाथ है तो क्लोज्ड पाथ के लिए नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। इसका मतलब पाथ क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं
एल लिखा है लाइन इंटीग्रेशन के लिए, लाइन इंटीग्रेशन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ किसके, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ, करंट इनक्लोज्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट रहेगी। अब यहीं पर अगर देखो, यहीं पर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो यहां पर n आ जाएगा। किसी मीडियम की अगर हम बात कर रहे होंगे तो यहां म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो दिस इज, लिखो दैट इज जो स्टेटमेंट लिखी थी उसके नीचे लिखो दैट इज लाइन इंटीग्रेशन b डॉट डी एल, ऐसे लिखना, लाइन इंटीग्रेशन b डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, ये लिखा हुआ है म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड बाय पाथ, ऐसे लिखना। लिखा, सबने लिखा है ऐसे? अरे सबने लिखा? ठीक है, अब देखो बेटा इसका हम करेंगे प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिखेंगे, इसका प्रूफ। देखो इसका प्रूफ वैसे रेगुलर और इरेगुलर दो तरीके से हम लोग करते हैं, तो आपको एग्जाम में इरेगुलर करना चाहिए, तो हम लोग इरेगुलर पाथ के लिए लिखेंगे। नॉर्मली प्रूफ हम एक में लिख लेते हैं, फिर इरेगुलर अगर पाथ रेगुलर होगा तो अलग कंडीशन उसको देख लेंगे। देखो इसका प्रूफ, सारे बच्चे ध्यान दें इधर, प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझें सारे बच्चे। इधर सुने, मेरी आवाज आ रही है सब तक? लिसन बेटा, सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, दिस इज द करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये आपके पास एक लॉन्ग वायर है, करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है। ठीक है, इट इज, इसको आप नेम दे दो एक्स वाई, ये आपके पास एक्स वाई करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। क्लियर हो गया? इट इज अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैरिंग हाउ मच करंट, आई एम्पियर ऑफ करंट कैरी कर रही है। कितना करंट कैरी कर रही है? इट कैरिंग आई एम्पियर ऑफ करंट, ये हमारे पास आई एम्पियर ऑफ करंट कैरी कर रही है। क्लियर हो गया? इट कैरिंग आई एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं फॉर इरेगुलर पाथ के लिए। अब आपने इसके अराउंड एक क्लोज्ड पाथ लिया, क्लोज्ड पाथ का आप समझ रहे हैं, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, वायर पाथ ऐसे लिया, ये पाथ ऐसे बाहर चारों तरफ लिया इसके। ठीक है, तो अब आपका जो पाथ है वो इस तरीके से मान लो इसके चारों तरफ से ऐसे जा रहा है, ये आपने कोई पाथ ले लिया और ये इसका ओ है, यहां से जो आपने पाथ लिया है एट एनी टाइम, उस पाथ की डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ए है। क्लियर हो गया? आप बात समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों तरफ हमने ऐसे पाथ लिया है, पाथ इसके चारों तरफ है। ठीक है, इस वायर से ए डिस्टेंस पर हमने एक पाथ लिया, ये पाथ लिया, ये इरेगुलर पाथ है। कैसा पाथ है? इरेगुलर पाथ है। ठीक है, ये हम इरेगुलर पाथ के लिए प्रूफ कर रहे हैं। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? अब देखो बेटा, यहां से ये करंट कैरिंग वायर है, इट कैरिंग आई एम्पियर ऑफ करंट एंड लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इससे ए डिस्टेंस पर अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक फील्ड एट, इस पॉइंट को आप ए मान लो, एट ए इज कितना होना चाहिए बताओ? लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए लास्ट डे हम लोगों ने प्रूफ किया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए होना चाहिए। फिर लॉन्ग, अगर हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, लॉन्ग कहा जा रहा है तो इसका मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग से मतलब है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। याद है आपको? हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2।
तो φ1 और φ2 हमारे पास इनफाइनाइट के केस में दोनों 90 डिग्री आए थे, तो जब दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हमारे पास आएगी तो sin 90 sin 91 होता है, तो 1 + 1 2, तो ये हमारे पास ये डेरिवेशन आ गया था। तो अगर आप इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो B = μ0/2π I × a के बराबर होगा। अब देखो बेटा, मान लो हमारा जो पाथ है, हमारा पाथ ऐसे चल रही है, ये पाथ चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास देखो इस छोटा सा डिस्टेंस को हम dl मान लें, क्या मान लें, यहां से dl डिस्टेंस मान लें। देखो अब ये आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, यहां पर जो पाथ है, यानी कि dl जो एलिमेंट लिए, यहां पर dl का मतलब पाथ से मतलब है, क्लियर हो गया। पाथ dl, मैंने आपसे कहा है कि लेंथ स्केलर क्वांटिटी होती है, बस जहां पर भी हम लेंथ एलिमेंट की बात करेंगे, हम स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे लेंथ की, वो वेक्टर ट्रीट होगा। तो इस dl की डायरेक्शन इधर को होगा, यस और नो, और ये dl की डायरेक्शन अंदर की तरफ को है। और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, देखो पहले इधर समझ लो, यहां पर ये हो गया। अब मुझे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या लिखूंगा, B.dl लिखूंगा। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B.dl। लाइन इंटीग्रेशन को ऐसे दिखाते हैं, तो B.dl, A.b को क्या लिखते हैं, AB cos थीटा, तो B.dl को क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन BDL cos थीटा, BDL cos थीटा। अब आप देखो यहां पर इंटीग्रेशन क्यों लिया है, क्योंकि हम केवल इतने छोटे से पार्ट dl के लिए पाथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पाथ हमने dl लिया हुआ है, अगर हमें पूरे पाथ के लिए निकालना है तो हमें उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात होगी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, BDL cos थीटा। अब ध्यान से समझे, यहाँ पर cos थीटा कितना होगा, cos थीटा कितना होगा, कोई बताएगा, BDL। अब देखो बेटा, ये करंट कैरिंग वायर है, पाथ हमने यहां पर किसी इस पॉइंट पे देखो, पाथ की डायरेक्शन इधर को है, अंदर की तरफ को, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहां को होगा, अंदर की तरफ को होगा। तो दोनों के बिटवीन कितने का एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। तो इसको लिखेंगे हम cos 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos 0, और cos 0 आप सबको पता है 1 होता है। तो इसी को लिखा जाएगा लाइन इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबको दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ b, वैल्यू ऑफ b इज μ0/2π I/a dl, cos 0 आपके पास 1 होता है, क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब इसी को अगर हम फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू, देखो μ0/2π I/a बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl। अरे इतना सबके समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो, इतना समझ में आ गया बेटा, इतना नोट कर लेते हैं बेटा, पहले लिखो प्रूफ में, थोड़ा सा स्टार्टिंग की लाइंस लिख लो। लेट अस कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट current carrying wire XY, current carrying wire XY carrying I ampere of current, 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 लिखा, I ampere of current। Suppose the wire is enclosed by, suppose the wire is enclosed by a irregular path, enclosed by irregular path, देखिए बेटा, इरेगुलर पाथ, देखा, इरेगुलर पाथ। द मैग्नेटिक फील्ड at small a distance from wire
at small a distance from wire is B is equal to mu naught upon 2 pi I upon a, mu naught upon 2 pi I upon a. लिखा बेटा? आफ्टर चेंजिंग लाइन राइट, we consider small length element dl, we consider small length element dl of a path, so the line integration of magnetic field, in this closed path is, लिखा बेटा? in this closed path is, ठीक है। देन आप इतना नोट करो, फिर इसके बाद इसका आगे का स्टार्ट करेंगे, अभी समझा देंगे, ठीक है बेटा? इतना नोट करो पहले। देखो बेटा, जिसको भी क्लियर नहीं हुआ कि थीटा 0 क्यों हुआ, इधर ध्यान से समझो। ये करंट कैरिंग वायर ऐसे है हमारे पास, थीटा 0 क्यों हुआ ये समझना बहुत जरूरी है। ये करंट कैरिंग वायर ऐसे है हमारे पास, देखो करंट कहाँ को जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है ऐसे। अगर इस पॉइंट पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को जाएगी बताओ? इस पॉइंट पर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, यस और नो? यस और नो? यस। अब पाथ भी कहां को जा रहा है? पाथ की डायरेक्शन भी क्या होगी? टेंजेंशियल। कर्व देखो भाई, पाथ ऐसे जा रहा है ना, जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें, ये थोड़ी देर के लिए रेगुलर पाथ अगर हमारे पास होता तो ये रहेगा, ये देखो इधर देखो, दिख रहा है ना सबको ये। अब करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ को है, और ये पॉइंट हमने यहां लिया हुआ है। इस पॉइंट पर देखो जो डीएल होगा, डीएल की डायरेक्शन टेंजेंशियली होगी अंदर की तरफ को, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहां को होगा? अंदर की तरफ को होगा। तो थीटा कितना हो जाएगा बोलो? 0 डिग्री। तो थीटा हमारे पास कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर है सबको? अब क्लियर है बेटा? चलो नोट करो इसको, इतना नोट करो, स्पेस थोड़ा कम है बोर्ड में, तो फिर उसके बाद फिर आगे कराता हूं। डीएल तक, दैट इज लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ? यहां पर ध्यान दें, अब हमें क्या निकालना है भाई? टोटल इंटीग्रेशन करना है हमें। कैसे करेंगे देखो ध्यान से समझो। इधर पाथ कैसा है? इरेगुलर पाथ है। तो हम क्या लिखेंगे इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे समझें, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए, ये भी इतना भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो हमारे पास अगर रेगुलर पाथ होता, पाथ जैसे रेगुलर होता, ठीक है भाई, रेगुलर पाथ किसी स्ट्रेट वायर के चारों तरफ रेगुलर पाथ क्या हो सकता है? सर्किल। तो हम सर्किल का इंटीग्रेशन सर्कमफेरेंस लिख लेते, 2 पाई ए लिख देते। यहां पर ध्यान दें, अगर हमारे पास पाथ रेगुलर होता तो यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू 2 पाई ए आ जाता। 2 पाई ए क्यों? क्योंकि अगर ए डिस्टेंस पर हम रेगुलर पाथ लेंगे तो रेगुलर पाथ सर्किल होगा, लेकिन यहां पर हमारे पास पाथ रेगुलर नहीं है, पाथ कैसे है? इरेगुलर पाथ है। तो इरेगुलर पाथ के लिए हमने क्या करेंगे? ध्यान से समझें, इधर मेरी बात सुने, इंटीग्रेशन। तो यहां पर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लगाएंगे। जैसे यहां पर हमने लिखा, मान लो ये जो डीएल का एलिमेंट है, ये सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है? डी थीटा का एंगल बना रहा है भाई। डीएल एलिमेंट है, ये सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है? डी थीटा का। तो आपको पता है एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आपने पढ़ा है आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगल कितने का बन रहा है सेंटर पे? डी थीटा का। आर्क कितने का है? ये डीएल का। और रेडियस कितनी है यहां से यहां तक की? स्मॉल ए। तो डीएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए डी थीटा। अरे मेरी बात समझे भाई, हमने क्या कहा? जैसे ये वायर ये है,
इस पे हमने एक छोटा सा आर्क, डीएल एक छोटा सा लेंथ हुआ, एक छोटा सा आर्क हुआ, तो डीएल इज इक्वल टू, अगर ये सेंटर पे डी थीटा का एंगल बना रहा है, अगर ये छोटा सा देखो, ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये सेंटर पे ऐसे डीएल का डी थीटा का एंगल बना रहा है ऐसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डीएल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास डीएल की जगह कितना आ जाएगा, ए इंटू डी थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए इंटू डी थीटा। क्लियर हो गया। अब यहां इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास ए तो रेडियस है, कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये हो गया, आई इंटू ए अपॉन ए ये आ गया। अब क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा की अगर हम बात करें, भाई डी थीटा इधर देखो, डी थीटा कौन सा पार्ट है, छोटा सा जो आर के एक पार्ट एंगल बना रहा है सेंटर पे, वो डी थीटा है। तो पूरा चक्कर हम घूमेंगे, एक राउंड घूमेंगे तो कितने का एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री का। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा किसके बराबर होना चाहिए, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा किसके बराबर होना चाहिए, बोलो, 360 यानी कि 2 पाई। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखो 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो गया, तो 2 पाई ए से अगर 2 पाई ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ के बराबर हो जाएगा। इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम यहीं पर एन टर्न्स ले लें, एक ही राउंड नहीं ले रहे, एन टाइम्स घूमे, तो देन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और करके क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई लिख सकते हैं इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, या वी आर टेकिंग द एन राउंड्स। ठीक है, किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड हम एन राउंड्स ले रहे हैं, तो देन क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, या एन आई हो जाएगा एन के केस में। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ हो गया। 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड लिखेंगे इसको। क्लियर हो गया, इतना सबके समझ आ गया बेटा, प्लीज इसको नोट करो। ठीक है बेटा, देखो इसी को अगर हम रेगुलर पाथ के लिए देखते क्या चेंजेस आते, थोड़ा समझ लो, किसी को जल्दी तो नहीं है ना, तो थोड़ा सा समझ लो, पढ़ाई आराम से पेशेंस के साथ में होती है, जल्दबाजी मत दिखाओ। तो हमारे पास देखो, ये हमारे पास स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये वायर है जो अभी हमने ली थी, एक्स वाई एक वायर है, और इसमें कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है। पूरी लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। अब इस वायर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये इस पॉइंट को आप पी मान सकते हो या ए जैसे लिया था। क्लियर हो गया, यस और नो, जैसे इससे पहले लिया था। तो इस ए डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू तो वही रहेगी जो इससे पहले लिया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ए। अब हमने पाथ कैसा ले लिया, रेगुलर पाथ ले लिया। तो किसी वायर के अराउंड ए डिस्टेंस पर जो रेगुलर पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्किल होगा, जैसे ये दिख रहा है आपको, हाँ या ना भाई। ये करंट कैरिंग वायर है, जो हाथ में मार्कर मेरे दिख रहा है, वैसे मेरे हाथ में तो 3 मार्कर दिख रहे होंगे आपको। तो ये वाला जो मार्कर है, ये जो आपको दिख रहा है, ये करंट कैरिंग वायर है, और इसके अराउंड एक क्लोज्ड पाथ कैसा होगा, बताओ, क्लोज्ड पाथ कैसा होगा, सर्किल। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो जब आप इसका लाइन इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखेंगे हम, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों हुआ, समझ में आ गया सबके, क्योंकि देखो ये पाथ है, अगर हम पाथ लेंगे तो पाथ भी टेंजेंशियली अंदर को जाएगा, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ट जा रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर आप देखो, ठीक है, तो दोनों के बिटवीन कितने का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसी को हम लिखेंगे, तो यहाँ बहुत सिंपल है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, लाइन इंटीग्रेशन हमें निकालना है, b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए डी एल कॉस 0 1 होता है। तो यहां पर देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो आपका पास कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, आई अपॉन ए भी बाहर आ गया, और बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई ए के बराबर।
भाई अगर आप क्लोज्ड पाथ लोगे तो उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, 2πa के बराबर। तो 2πa से 2πa कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। क्लियर हो गया। ये तब कहलाएगा जब हमारे पास पाथ कैसा होगा, रेगुलर पाथ होगा, रेगुलर पाथ होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है, एक डेरिवेशन ही है, वो भी क्वेश्चन की फॉर्म में डेरिवेशन रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, लिखो, प्रूव दैट एम्पियर सर्किटल लॉ इज वैलिड, या एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल, प्रूव दैट एम्पियर सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल when the current is enclosed by path only, when the current is enclosed by the path only. Prove that ampere circuital law is applicable when current is enclosed by the path only. ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ केवल उसी कंडीशन में एप्लीकेबल होगा व्हेन द करंट इज करंट कैरिंग एलिमेंट इज द करंट इज इनक्लोज्ड बाय द पाथ। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे ये कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ उसी कंडीशन में एप्लीकेबल होगा जब पाथ इस करंट कैरिंग एलिमेंट को इनक्लोज कर रहा है। क्वेश्चन ये है। ठीक है, पाथ क्या कर रहा है, इस करंट कैरिंग एलिमेंट को इनक्लोज कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज वैलिड ओनली दैट कंडीशन व्हेन द पाथ इज इनक्लोज्ड, द करंट इज इनक्लोज्ड बाय द पाथ। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम एक डिफरेंट मेथड लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, मान लो हमारे पास एक वायर है, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, जैसे इससे पहले हमने लिया था, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। थोड़ा सा डायग्राम समझने में दिक्कत होती है यहाँ पर, इसको थोड़ा समझेंगे। देखो ये हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है। अब पाथ हमने यहाँ कहीं ले लिया, और पाथ जो है क्लोज्ड तो है लेकिन करंट को इनक्लोज नहीं कर रहा है। तो हमने मान लिया कि इसके यहां से एक हमारे पास ऐसा पाथ है, ये एक हमने पाथ ले लिया। इस पाथ को हमने P, Q, R एंड S ले लिया। आप समझ पा रहे हैं, हमने एक पाथ ऐसा लिया कि इस पाथ का, देखो इस पाथ का सेंटर है तो यहीं पर, इस पाथ का सेंटर यहां पर है, ये क्लियर हो गया। और लेकिन ये इस पाथ को, करंट को इनक्लोज नहीं कर रहा है। हमने क्या मान लिया, आप समझ रहे हैं, जैसे हमने पाथ ये ले लिया, ये एलिमेंट इधर है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट इधर है, क्लोज्ड पाथ हमने बाहर ले लिया, क्लोज्ड पाथ बाहर है, करंट कैरिंग एलिमेंट इधर है। सो हमें क्या कह रहे हो बेटा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ठीक है, जो पाथ की बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की पाथ की बात हो रही है। ठीक है, ये जो पाथ है, पाथ हमने बाहर ले लिया, करंट कैरिंग एलिमेंट इधर है। तो हमने, आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है आपको, प्लेन है लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे, ठीक है। और इस वायर के सेंटर पे हमने ये वायर रखी हुई है, ये O पॉइंट है। अरे डायग्राम सबके समझ में आ गया। लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड पाथ PQRS। हमने एक क्लोज्ड पाथ ले लिया PQRS, एक क्लोज्ड पाथ ले लिया। कहां पर ले लिया, इस करंट कैरिंग एलिमेंट से बाहर। पाथ क्लोज्ड तो है लेकिन ये करंट कैरिंग वायर को इनक्लोज नहीं कर रहे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, B डॉट DL, क्लोज्ड पाथ के लिए हम ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए बताओ, इंटीग्रेशन फ्रॉम P टू Q BDL, यस और नो, फिर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम Q टू R BDL, फिर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम R टू S BDL, प्लस S टू P इंटीग्रेशन फ्रॉम S टू P B डॉट DL। बोलो इतना समझ में आ गया। देखो हमने पाथ जो है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, पाथ बाहर लिया है, पाथ ऐसे है हमारे पास, ये
क्लियर हो गया? तो और ये पाथ देखो हमारे पास क्लोज्ड पाथ पी क्यू आर एस है, तो यहां पर आप ध्यान से समझिए पी क्यू आर एस की डायरेक्शन हमने ऐसे ले लेंगी। अरे इतना समझ गए सारे बच्चे? पहले मुझे बताओ कि ये पाथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे है? हेलो, पाथ का कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा? कोई आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आया लग रहा है। अदर बच्चे भी बोलो बेटा, प्लीज बोलो, सारे बच्चे बोलो। एक एक बेटा, एक एक बच्चे इंपोर्टेंट है, चलो सारे बच्चे बोलो। वैभव, ओके तो ये एलिमेंट आप ये चीज कॉन्सेप्ट समझने वाला है, बाकी आप फटाफट ऐसी चुटकी में सॉल्व कर लोगे। ये वायर है, पाथ इसके बाहर है, यहाँ पाथ है, यहाँ पाथ है, ठीक है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में हमने इसको इस तरीके से लिया है ताकि इजी बन जाए कैलकुलेशन। तो हमारे पास क्लोज्ड पाथ है पी क्यू आर एस, तो हमें अगर हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हम मैग्नेटिक फील्ड का अगर लाइन इंटीग्रेशन करेंगे तो पी से क्यू जाएंगे, क्यू से आर जाएंगे, आर से एस और एस से पी तक जाएंगे। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, देखो इधर देखो, बी डॉट डी एल, पी से क्यू तक जब हम जाएंगे, पी से क्यू तक जब हम जाएंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर ऐसे होगी, ऐसे अंदर की तरफ को, ऐसे यहां पर ऐसे अंदर की तरफ को होगी। भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ को होगी ऐसे, लेकिन हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। देखो जैसे ये वायर है, हम ऐसे आ रहे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है अंदर की तरफ को, और हम ऐसे जा रहे हैं बाहर को रेडियस के अलोंग, तो हमारे पास कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो बी डी एल कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है? 0, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। फिर प्लस उसके बाद देखो हमारे पास हम Q से R की तरफ को गए, तो जब आप Q से R की तरफ को जा रहे हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर को जा रहा है, आप भी अंदर को आ रहे हो, तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन B1 dl cos 0। B1 क्यों लिखा? क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ और है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और आएगा। क्लियर हो गया? यस और नो? फिर उसके बाद देखो प्लस BDL R2S में, देखो R2S में, देखो R2S में अगेन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है और हम ऐसे आ रहे हैं अंदर को, तो थीटा फिर से 90 डिग्री, cos 90 0, तो 0 लिख देते हैं। फिर थर्ड वाले में देखो, फोर्थ वाले में देखो, हमारे पास इधर देखो, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है, देखो तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1, तो इसको लिखेंगे -B2DL, ठीक है, या प्लस ही रहने दो, यहां पर cos 180 लिख दो। अरे इतना समझ में आ गया सबके? अगर आप लोगों को बेटा थीटा का कंफ्यूजन हो रहा है तो आप फिर से समझ लो। ये मान लो करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन ये है, जैसे मैंने एक्चुअल में जो हमने ऐसे दिखाया है, ये वायर ऐसे होगी, तो प्लेन हमारे पास ये रहेगा। देखो ऐसे चल रहा है, ये क्लोज्ड पाथ ऐसे है हमारे पास। यहाँ जब हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रहा है, थीटा 90 डिग्री हो गया। जब हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे डायरेक्शन में है, पाथ भी हमारे डायरेक्शन में है, थीटा 0 हो गया। जब हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, देखो हमारा पाथ अंदर की तरफ को है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर को आ रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रहा है, तो थीटा 90 हो गया। यहाँ पर मैं देखो पाथ इधर को आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रहा है, तो थीटा 180 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया? अरे इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब इसी को देखें, फर्दर इसको देखें, सिंप्लीफाई करें, तो लेफ्ट साइड तो यही रही, B1 डॉट DL cos 0 है। सारे बच्चे ध्यान से समझें, B1 डॉट DL। अब यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ B1, अगर मैं यहां से लेके यहां तक की पूरी रेडियस को R1 मान लूं, तो B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R1। क्लियर हो गया? I अपॉन R1। क्लियर हो गया? अब मान लो सेंटर पे थीटा का एंगल बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है? थीटा का एंगल बन रहा है, या डी थीटा का जो भी एंगल बन रहा है, मान लो डी थीटा का एंगल बन रहा है, तो DL को क्या लिख सकते हैं हम? कैपिटल R1 लिया है तो कैपिटल R1 लिख लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? R1 डी थीटा लिख सकते हैं, R1 डी थीटा। R1 यहां से यहां तक की रेडियस होगी। फिर cos 180 की वैल्यू है -1, तो माइनस cos 180 -1 होता है, तो बाहर आ गया माइनस। इतना समझ में आ गया?
अब यहां पर देखो B2, यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस है, यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस है, इसको हम R2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R2। ठीक है भाई, डीएल किसके बराबर हो जाएगा, यहां से आर्क, एंगल इज इक्वल टू आर्क, एंगल इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था ना हमारे पास क्या था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, R2 इंटू डी थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। इन दोनों इक्वेशनों में देखो R1 कैंसिल हो गया, R2 कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया। अब क्योंकि दोनों के सेंटर पे, दोनों आर्क के सेंटर पे तो सेम एंगल बन रहा है डी थीटा, आर्क तो सेम एंगल बना रहा है कि नहीं, चाहे आप इस आर्क को लो चाहे इस आर्क को लो। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो कितना आ गया, 0 आ रहा है। यस और नो, यस और नो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन करंट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय द पाथ, करंट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय द पाथ, देन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, 0। तो अगर क्या ये एम्पियर सर्कुलर लॉ को ओबे करता तो 0 आना चाहिए था, नहीं, कितना आना चाहिए था, म्यू नॉट अपॉन आई के बराबर, बट इतना नहीं आ रहा है, तो हम कह देंगे हेंस इट डज नॉट ओबे एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, इसका मतलब ये एम्पियर सर्कुलर लॉ को ओबे नहीं करता है। तो अगर नहीं करता है तो इसका मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ कब वैलिड होगा, व्हेन करंट इज इनक्लोज्ड बाय द पाथ। क्लियर हो गया बेटा। चलो बेटा इसको आराम से नोट करो आप लोग।